नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। संजय राउत का सरकार पर बड़ा हमला, कहा महाराष्ट्र झारखंड में बुरी तरह से हार रही है बीजेपी, महाराष्ट्र में होना है सफाया। पवन खेरा ने बंगाल मुद्दे को लेकर जेपी नड्डा पर राजनीति करने का लगाया आरोप। चंपई सोरेन की बगावत के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता का बड़ा बयान, कहा हेमंत सोरेन एक अच्छे नेता। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हल्फनामा, कहा मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को बनाता है दे नहीं है। राजस्थान में मंदिर के बाहर मां के साथ सो रही थी 3 साल की मासूम शख्स ने उठाकर किया रेप। फ्रांस ब्रिटेन के बाद अब अमेरिकी विदेश मंत्री पहुंचे इजराइल, गाजा से युद्ध विराम की होगी घोषणा। कुर्ता की सरहदें पर अफ्रीकी देश में महिलाओं संग दुष्कर्म का गांव वालों ने किया विरोध तो बरसा दी गोलियां, 85 की मौत। अब समाचार विस्तार से। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव इसलिए स्थगित कर दिए गए हैं क्योंकि बीजेपी हेमंत सोरेन को सीएम पद से हटाना चाहती है, उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती है और झारखंड में अस्थिरता लाना चाहती है। इसलिए चुनाव नहीं हो रहे हैं, उन्हें इसके लिए समय चाहिए। साथ ही संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में हार का डर है। बीजेपी दोनों राज्यों में बुरी तरह से हार रही है, महाराष्ट्र में तो उनका सफाया होने वाला है। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव इसलिए समय पर नहीं हो रहे हैं या आगे की तारीख वो लोग कर रहे हैं, ये इसलिए कि चुनाव से पहले ये लोग हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से उतारना चाहते हैं, उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, उनके पार्टी में और राज्य में अस्थिरता लाने चाहते हैं। इसलिए झारखंड में चुनाव नहीं हो रहे हैं, उनको समय टाइम चाहिए। देखिए, चंपा सोरेन कल गए और आज क्या बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी यही है, झारखंड और महाराष्ट्र में उनको हारने का डर है। बीजेपी दोनों राज्यों में बुरी तरह से हार रही है। महाराष्ट्र में तो उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, तो उनको और टाइम चाहिए और वक्त चाहिए मरने के लिए। लेकिन मरने वाले जरूर है, फांसी पे जरूर जाने वाले हैं ये लोग। हाँ, वो बचने वाले नहीं है। लेकिन और सरकारी तिजोरी से पैसा और लूट सकते हैं तो लूट सकते हैं, ठेकेदारों से पैसा जमा कर सकते हैं, हाँ बांट सकते हैं। लाडला बहन योजना में ज्यादा पैसा देने का उनका इरादा है, वोट खरीदना है। इसीलिए झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव नहीं करने जा रहे, ये संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पर बंगाल में राजनीति करने का आरोप लगाया है। पवन खेरा ने आरोप लगाया कि जेपी नड्डा उन राज्यों में हो रही घटनाओं पर चुप हैं जहां उनकी पार्टी की सरकारें हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में एक नर्स के साथ बलात्कार और हत्या हुई, मुंबई में एक बस के अंदर एक बच्ची का गैंगरेप हुआ और एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी की घटनाएं हुई। इन मामलों पर नड्डा जी का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन बंगाल में वो राजनीति कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में है, उसी पार्टी की मिलीजुली सरकार बंबई में है, महाराष्ट्र में है। उत्तराखंड में एक नर्स के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई। उत्तराखंड में बस के अंदर एक गैंगरेप हुआ एक बच्ची का। बंबई में एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी हुई सायन हॉस्पिटल में। क्यों उस वक्त आंख और कान और मुंह बंद हो जाता है इनका, नड्डा जी का? यही हमें इनके साथ दिक्कत है हमारी। मणिपुर पे मुंह नहीं खुलता, हाथरस पे मुंह नहीं खुलता। उन्नाव और कठुआ में तो बलात्कारी के साथ खड़े थे और यहां चले आए राजनीति करने मुंह उठाकर। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट हो, विपक्ष हो, मीडिया हो, पक्ष हो, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि जो भी मजबूत से मजबूत कदम हो सके वो उठाएं महिला सुरक्षा को लेकर, क्योंकि ये वाकई चिंता का विषय है कि कठोर से कठोर कानून होने के बावजूद ये घटनाएं बढ़ रही हैं, घट नहीं रही, रुक नहीं रही। झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम नेता चंपई सोरेन के एक्स पर किए पोस्ट के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी कड़ी में झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंदरूनी मामला है, गठबंधन को इस पर अपना पक्ष रखने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंदरूनी मामला है। इस पे कोई इंडिया गठबंधन को कोई विशेष करके इसमें कोई भी पक्ष विपक्ष रखने की जरूरत नहीं है। वो उनके अंदरूनी मामले हैं और वो बेहतर तरीके से हेमंत सोरेन जी अच्छे संगठनकर्ता भी हैं
और अच्छे मुख्यमंत्री भी रहे हैं और आज भी अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो उनको काफ़ी गहरा अनुभव है और गुरु जी के पुत्र हैं, इसलिए राजनीति की सभी बारीकियां समझते हैं, जानते हैं और उनके अंदरूनी मामले हैं तो उस पर विशेष कुछ मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिपल तलाक की संवैधानिक वैधता के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 तलाक के अपराधीकरण का बचाव किया है। सरकार ने कहा है कि दूरदर्शी रिवायत से बचाव के लिए एक ऐसे कानूनी प्रावधान की आवश्यकता थी कि मुस्लिम पतियों को बलपूर्वक तुरंत तलाक देने से रोका जा सके। 3 तलाक की प्रथा न सिर्फ सामाजिक संस्था विवाह के लिए घातक है, बल्कि ये मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को बहुत दयनीय बनाता है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सर्वोच्च अदालत ने लगातार ये कहा है कि कानून कैसा हो ये तय करना कोर्ट का नहीं, विधायिका का काम है। कानून कैसा होना चाहिए तय करना अदालत का काम नहीं, ये वही तय करती है कि देश के लोगों के लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। अपराध को परिभाषित करना और उसके दंड विधान को निर्धारित करना ही सरकार का मुख्य कार्य है। सरकार के हल्फनामे में कहा है कि 3 तलाक की पीड़ितों के पास पुलिस के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है और पुलिस असहाय थी क्योंकि कानून में दंडात्मक प्रावधानों के अभाव में पतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। इसे रोकने के लिए ये कानून लगाया गया था। मुस्लिम महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधानों की जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आग्रह किया गया है कि शायरा बानो केस के बाद 3 तलाक का कोई वैधानिक प्रभाव नहीं पड़ा है, इसीलिए 3 तलाक का अपराधीकरण नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार ने 2019 के मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत मुसलमान पुरुषों के 3 तलाक के अपराधीकरण की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने पर हल्फनामा दाखिल किया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। विधायक जीशान सिद्दीकी बागी हो सकते हैं। वो आज अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। उनके पिता बाबा सिद्दीकी पहले ही कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार का समर्थन कर चुके हैं। आज मुंबई में होने वाली अजीत पवार की जन सम्मान यात्रा में जीशान सिद्दीकी के पोस्टर भी देखे गए। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक उन्हें पार्टी से निष्कासित नहीं किया है, लेकिन आज कोई कार्रवाई हो सकती है। हमारे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री साहब हैं, हजारों बहना उनके लिए रुकी है, उनका स्वागत करने के लिए मेरे मतदार संघ में। तो क्या आज ज्वाइन हो रहे हैं? ज्वाइन की बात नहीं है, मैं स्थानीय का अंदर हूँ। ये मेरे उप मुख्यमंत्री साहब है और गर्व की बात है कि आज वो मेरे मतदार संघ में आए हैं। कांग्रेस ने एक रैली रखी थी यहाँ पे, आपको बुलाया नहीं? मुझे नहीं बुलाया था। आज अजीत दादा आए, हम सब सड़कों पर उतरे उनका स्वागत करने के लिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राजनीतिक तनाव बढ़ने के बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की और आरोप लगाया कि पार्टी ने राज्य के विकास को पटरी से उतार दिया है और बेरोजगारी, नशाखोरी, अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में हरियाणा को देश में शीर्ष पर पहुंचा दिया है। भाजपा सरकार ने 10 साल जो हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया, आज देश में सबसे आगे पहुंचा दिया। हरियाणा को भाजपा ने बेरोजगारी में, महंगाई में, नशे में, अपराध में और भ्रष्टाचार में। इसीलिए आज प्रदेश की जनता 10 साल के भाजपा कुशासन से अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नज़र से प्रदेश की जनता ने अपना मन बनाया है और इसी बात को आगे लेके हम हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के माध्यम से हर एक विधानसभा में ये अभियान चल रहा है। डोर टू डोर कैंपेन भी चल रहा है और हमारा पदयात्रा कार्यक्रम चल रहा है। आज ये 40वां विधानसभा क्षेत्र अम्बाला कैंट, जिसमें मुझे विधानसभा में एक पदयात्रा के रूप में आने का अवसर मिला है और कैंट के अंदर जो आज आपने खुद ही देखा होगा, आज हजारों की संख्या में लोग जैसे उमड़ के आए और जिस जोश के साथ उमड़ के आए, निश्चित तौर से कैंट के लोगों ने मन बना लिया है। कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ ये यहाँ से जीतने जा रही है। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले पर कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के सामने आ गए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से की गई कठुआ से कोलकाता टिप्पणी के 3 दिन बाद टीएमसी ने कर्नाटक के सीएम मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला किया। इंडिया ब्लॉक में शामिल अधिकांश पार्टियों ने इस मामले में न्याय की मांग करते हुए सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से
उठाए गए कदमों का समर्थन किया है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, बंगाल कांग्रेस भी विरोध में सड़कों पर उतर आई है। वहीं कांग्रेस के इस मामले में सवाल उठाने के बाद अब टीएमसी कांग्रेस पर कर्नाटका के मुद्दे को लेकर हमला बोल रही है। कर्नाटका के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की ओर से कथित भूमि आवंटन घोटाले में सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने को लेकर एक आर्टिकल को शेयर करते हुए टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद कुणाल घोष ने एक्स पर लिखा, तो राहुल गांधी जी, क्या आप अपने सीएम से इस्तीफा देने के लिए कहेंगे? ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा आरोप है। पश्चिम बंगाल की घटना के बारे में सही जानकारी के बिना ममता बनर्जी की ओर से उठाए गए कदमों को जाने बिना आपने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की। अब क्या आप कृपया अपने सीएम के बारे में कदम उठाएंगे? यूपीएससी में सीधी भर्ती मामले में अश्विनी वैष्णव के बयान पर भड़के प्रमोद तिवारी ने कहा है कि भाजपा आरक्षण विरोधी है, चोर दरवाजे से आरक्षण समाप्त करवाना चाहती। ये भारत की प्रशासनिक सेवा से खिलवाड़ है, भारत की आरक्षण नीति से खिलवाड़ कर रही है। कोलकाता बलात्कार और मर्डर मामले में प्रमोद तिवारी ने कहा है कि जांच निष्पक्ष और दोषियों को कड़ी सजा हो। ये सरकार इतना आरक्षण के खिलाफ क्यों है? क्यों चोर दरवाजे से आरक्षण समाप्त करना चाहती है? यूपीए ने जो स्वरूप दिया था वो ये स्वरूप नहीं था कि आप 24 लोगों की लेटरल एंट्री करा लें। क्या आपको आईएएस या किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी परीक्षा पर भरोसा नहीं रहा? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पर भरोसा नहीं रहा? मैं इसके विरुद्ध सख्त रूप से कहना चाहता हूं, ये भारत की प्रशासनिक सेवा से खिलवाड़ है, ये खिलवाड़ है भारत की आरक्षण नीति से, और मैं इसका विरोध करता हूं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चिंपई आज थाम सकते हैं भाजपा का दामन। देखिए, भाजपा बहुत दिन से लगी थी। अब समझ में आया होगा लोगों के कि झारखंड का और महाराष्ट्र का चुनाव कश्मीर और हरियाणा के साथ क्यों नहीं हुआ। कि भाजपा ये खेल तभी खेलना चाहती थी जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे या पिछले 4 साल से लगी थी ऑपरेशन लोटस की। यूपी में दोनों डिप्टी सीएम एक बार फिर से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के निशाने पर हैं। अब सपा प्रमुख ने राज्य में 2 डिप्टी सीएम बनाने पर भी सवाल उठा दिया है। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा है कि अगर राज्य में 2 डिप्टी सीएम की जरूरत है तो ऐसा ही फॉर्मूला केंद्र में क्यों नहीं अपनाया गया है। उन्होंने बिना नाम लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसा है। अखिलेश यादव ने आज अपने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट लिखकर कहा कि कोई डबल हार के उपहार के बाद भी डबल इंजन की प्रशंसा प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। अगर माननीय सही काम कर रहे होते तो 2 डिप्टी सीएम की क्या जरूरत पड़ती। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि इसका मतलब या तो वो सही काम नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी के बेकाम है, नाकाम है और उनका काम दरबारी चारण की तरह काम करना स्थितिकान है। अगर आप सच में उपयोगी होते तो दिल्ली के मंडल में भी होने चाहिए थे, परंतु है नहीं। इसका जवाब देंगे ओपिया रहेंगे चुप। दरअसल बीते कुछ दिनों से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच सीधे तौर पर जुबानी जंग जारी है। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वो कुछ है ही नहीं तो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो वो चुप हो जाएंगे। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर डांट दे मुख्यमंत्री तो पता नहीं चलेगा कि डिप्टी सीएम है कौन। नहीं मानते तो आप पता कर लेना। यूपी के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर द्वारा नर्स से रेप के मामले में मुरादाबाद ग्रामीण एसपी ने कहा है कि 18 अगस्त को ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में एक शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी बेटी के साथ वहां के डॉक्टर ने रेप किया है, जिस क्लिनिक में उनकी बेटी काम करती थी। शिकायत के आधार पर 3 लोगों की पहचान की गई है। मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में दिनांक 18/8/2023 को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें प्रार्थी ने बताया कि उसकी बेटी, जो कि एक क्लिनिक के अंदर नर्सिंग कर्मी है, उसी क्लिनिक के डॉक्टर द्वारा उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर 3 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है शाहनवाज, जो कि उस हॉस्पिटल का डॉक्टर है, और दूसरा व्यक्ति है जुनैद, और इसमें एक महिला है जिसका नाम है महनवाज। और इन तीनों व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया गया, और मुकदमा बीएनएस की धारा 61(2), 64, 351(2), 127(2),
और SC/ST के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाने स्तर पर एक टीम गठित की गई और तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन की दृष्टिगत हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। रिजर्वेशन मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि एनडीए में हमें ऐसी कहीं भी नज़र नहीं आता है कि आरक्षण छीनने की बात हो रही है। जीतन राम मांझी बिहार में सबसे निचले तबके के हैं, उसे केंद्र में जगह दी, यह दर्शाता है कि वो अनुसूचित जाति को सम्मान देते और सबको सम्मान देते हैं, इसलिए आरक्षण छीनने की बात नहीं है। यदि आरक्षण छीनने की बात होती तो मैं कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट में नहीं होता। ये गलत बात है, हम एनडीए में हैं, हमको तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। अगर आरक्षण छीनने की बात होती और शेड्यूल कास्ट में सबसे हाशिए पर लोग रहने वालों को प्रश्रय देने की बात अगर कही जाए तो जीतन मांझी तो बिहार में सबसे नीचे तबके के कैटेगरी के लोग हैं। उसका एक एमपी जीता जीतन मांझी को, उसको उन्होंने कैबिनेट में स्थान दिया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि शेड्यूल कास्ट के प्रति अन्याय है। शेड्यूल कास्ट के प्रति उनका पूरा सम्मान है, सबको सम्मान देते हैं, मैं मानता हूँ। और जहाँ तक आरक्षण छीनने की बात है, कहाँ आरक्षण छीनने की बात हो रही है? सब जगह आरक्षण की बात आ रही है और सबको लोग दे रहे हैं। जहाँ जरूरत है वहाँ बात आती है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। इसलिए क्या आरक्षण छीनने की बात नहीं है? और यदि आरक्षण छीनने की बात होगी तो मैं कैबिनेट में हूँ, कैबिनेट में भी हम उनसे बात कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि क्रीमी लेयर होना चाहिए, और इस चीज़ को हमारे मंत्रिमंडल में खासकर नीतीश नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि नहीं, अम्बेडकर साहब ने क्रीमी लेयर की बात नहीं कही। हम उनके साथ हो गए, ठीक बात है, क्रीमी लेयर नहीं हो, लेकिन शेड्यूल कास्ट में बहुत सी ऐसी जातियाँ हैं जिनकी साक्षरता दर 5%, 7%, 10%, 20% है। उनकी हालत आज यही है कि 76 वर्ष आज़ादी के बाद भी आज हाशिए पर। इस बात पर उन्होंने सहमति जाहिर की प्रधानमंत्री और कहा कि इसके लिए स्पेशल कुछ होना चाहिए। कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप की घटना पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बंगाल सरकार की आलोचना की है। सीवी आनंद बोस ने कहा है कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। बंगाल ने अपनी महिलाओं को निराश किया है। समाज ने नहीं बल्कि मौजूदा सरकार ने महिलाओं को काफ़ी निराश किया है, जिस पर अब आरजेडी नेता मनोज कुमार झा की प्रतिक्रिया सामने आई है। सिर्फ बंगाल में ही हो रहा है क्या? जो हो रहा है उसके लिए सबको आक्रोश, लेकिन आप कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहला बयान नहीं है आपका। आप अपने पद की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। संवेदना प्रेषित करना उसे कोई नहीं रोक रहा, लेकिन आपको हमने इससे पहले नहीं सुना। देश के अलग अलग हिस्सों में ये एक तरफा व्यू उचित नहीं है। इस तरह के संगीन जघन्य अपराध में राजनीति के लिए सुराख मत बनाइए। राजस्थान के जोधपुर से 3 साल की बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया है। कूड़ा बीनने वाले की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ रेप किया गया। आरोपी बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने एक शख्स बहला फुसला कर ले गया और अपनी हवस का शिकार बनाया। घटना को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जोधपुर में 3 साल की मासूम बालिका के साथ बलात्कार की घटना झंझोर देने वाली है। इस घटना से जनता में गहरा रोष है। कल सुबह के समय सूचना मिली थी कि एक 3 साल की बच्ची के साथ में रेप की घटना हुई है, जो बहुत जघन्य अपराध था, जिस पर पुलिस टीम और मैं मौके पर पहुंचे। बच्ची को उम्मीद हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जो बेहोश हालत में हनुमान जी के मंदिर के पास में मिली थी, और हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद उसका इलाज और मेडिकल करवाया गया तथा आरोपी अज्ञात व्यक्ति था, जिसके अलग अलग टीमें गठित करके और सीसीटीवी फुटेज आसपास के खंगाले गए, जिस दौरान फिर आरोपी की पहचान हुई और पूरे शहर में तलाश की गई और तलाशी के दौरान आरोपी घंटाघर से हमें मिला। गाजा इजराइल युद्ध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री
बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य इजरायली नेताओं से अमेरिकी विदेश मंत्री गाजा के साथ एक समझौते पर मुहर लगाने के लिए नए सिरे से बात करेंगे। इजरायल के बाद विदेश मंत्री मंगलवार को काहिरा की यात्रा करने वाले हैं, जहां आने वाले दिनों में युद्ध विराम वार्ता फिर से शुरू होगी। वहीं ब्लिंकटन की यात्रा से पहले गाजा समझौते की तत्कालिकता पर जोर देने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के विदेश मंत्री भी बीते शुक्रवार को इजरायल में थे। जॉर्डन और खुद हमास ने भी पश्चिमी देशों से नेतन्याहू पर दबाव बनाने का आह्वान किया है ताकि कोई समझौता हो सके। वहीं इजरायल में भी युद्ध विराम को लेकर कई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू के सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण धुर दक्षिणपंथी सदस्य किसी भी युद्ध विराम का विरोध कर रहे हैं। पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव और ब्लिंकन के इजरायल में लैंड होने के समय कैबिनेट बैठक में हमास प्रमुख का जिक्र करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हमास इस समय तक अड़ियल बना हुआ है। उसने दोहा में वार्ता के लिए अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा, इसलिए दबाव हमास और सिनवार पर होना चाहिए, न कि इजरायली सरकार पर। इससे पहले मई के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया था और कहा कि इजरायल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बाद में इस प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव के तहत शुरुआती 6 हफ्तों के लिए लड़ाई रुक जाएगी और इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले इजरायली बंधकों का आदान प्रदान किया जाएगा और मानवीय सहायता गाजा पट्टी में पहुंचाई जाएगी। एक खबर के मुताबिक अफ्रीकी देश सूडान का एक गांव ऐसा खूनी संघर्ष का गवाह बना जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सूडान पैरामिलिट्री ग्रुप के लड़ाकों ने एक गांव में पहले तो लूटपाट की और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। इस हमले में 85 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में मासूम बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सूडान में 18 महीने से चल रहे संघर्ष में ये सबसे लेटेस्ट हमला है। यहाँ पर जिस तरह की भयावहता को अंजाम दिया गया है वो रूह कपाने वाली है। रैपिड सपोर्ट फोर्स के लड़ाकों ने गालगानी गांव नाम के गांव में जुलाई में ही हमला जारी रखा हुआ है। कुछ दिन पहले ही सेनार प्रांत के इस गांव में लड़ाकों ने घुसकर महिलाओं और बच्चों के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो निहत्थे गांव वालों पर गोलियां बरसा दी गईं। सूडान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 150 से ज़्यादा गाँव वाले घायल हुए हैं। पिछले साल अप्रैल में ही RSF के लड़ाकों ने देश भर में नरसंहार, दुष्कर्म जैसे अपराध किए हैं। गाँव में मचे कत्लेआम के गवाह बने 3 लोगों ने बताया कि RSF के लड़ाकों ने 3 घंटे तक हमला किया। घर, दुकानों और सरकारी दफ्तरों को लूटा और जलाया गया। स्थानीय मेडिकल सेंटर पर काम करने वाले एक हेल्थ वर्कर ने बताया कि पहले कम संख्या में लड़ाके आए थे, लेकिन फिर जब लोगों ने विरोध किया तो वे लौट गए। एक अन्य हेल्थ केयर वर्कर ने बताया कि कुछ घंटों के बाद सैकड़ों की संख्या में RSF लड़ाके दर्जनों पिकअप ट्रक पर सवार होकर गाँव में घुस गए और लोगों की हत्याएं की। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।